शिक्षण प्राप्त कर सको कि हमको इस मोर्चे पर क्या किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। ये भी एक लड़ाई है। बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई है, बिगाड़ना तो कम महत्व की लड़ाई है। क्या बिगाड़ना है? किसी आदमी को मारना है, कैसे मार दोगे? बंदूक से मार देंगे, भाले से मार देंगे, छुरी से मार देंगे। हाँ ठीक बात है। 6 वर्ष का आदमी मार डाला, 40 साल का आदमी था, साहब देख के हमने गोली चलाई और एक 5 मिनट में मार के फेंक दिया। ये तो बड़ी बहादुरी का काम किया। लेकिन एक 50 वर्ष का आदमी आप बना के दिखाओ ना। 50 वर्ष के आदमी को शिक्षण करने में, खिलाने पिलाने में, स्वास्थ्य बनाने में, योग्य बनाने में कितना परिश्रम लगता है, तब पता चलेगा दाला टिकावा कि क्या नाम है, तुम्हारी ताकत कितनी है, कितनी कुव्वत है। तो बिगाड़ने की ताकत कोई ताकत नहीं। असल में ताकत जो है ये बनाने की ताकत है। किस आदमी ने क्या बना करके दिखाया, कौन आदमी क्या बना सकता है, इससे उसकी बहादुरी की कीमत, ताकत की कीमत, हिम्मत की कीमत का मूल्यांकन किया जा सकता है। बच्चियों, तुम ऐसी ही तैयारी करना, दिमागी तैयारी अभी से यहाँ से करना, दिमाग को सेट करना यहीं से। हमको जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने का मौका मिलेगा, थोड़े से हम बड़े हो जाएंगे, तो हमारे कंधे पर बनाने की जिम्मेदारी पड़ जाएगी। मर्दों के ऊपर कोई खास बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, पैसा कमाने की भी जिम्मेदारी है मर्दों की। खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं से भी 2 पैसे कमा करके ले आते हैं, घर में जमा कर देते हैं, बस मर्द की जिम्मेदारी खत्म। सारे दिन रौब गाँटता रहता है, स्त्री पर रौब गाँटता रहता है, लड़कों पर रौब गाँटता रहता है। नौकरी करके आया, मान लो जाने क्या किला जीत करके आया है, सब पर हुकूमत, सब पर धमकी। लेकिन बच्चियों, तुमको तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा, और वो काम करना पड़ेगा जो पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी तैयारी तुमको बड़ी मेहनत के साथ, जाफसानी के साथ, दिलचस्पी के साथ सभी से यहीं से करनी चाहिए। एक पाठ मैंने तुम्हें पढ़ाया उस दिन, जिसमें मैंने ये कहा घर का बहिरंग किस तरीके से संभाला जा सकता है। घर के 2 हिस्से हैं जिंदगी के तरीके से। हमारी जिंदगी के दो हिस्से हैं। एक हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो बाहर से दिखाई पड़ता है, हमने क्या खाया, किस तरीके से बोले, कहाँ चले, कहाँ सोए, क्या पहना, ये हमारी जिंदगी का बाहर वाला हिस्सा है। भीतर वाला हिस्सा ज़्यादा कीमती और ज़्यादा बड़ा है। हम क्या विचार करते हैं, हमारे पास मकान कितने हैं, रुपया कितना है, ये तो कोई भी जान सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है और हमारे दिल में क्या है असल में ये हमारी दौलत, सबसे कीमती दौलत ये है कि हम सोचते क्या हैं और हम आखिर तैयारी क्या कर रहे हैं, और हमारे पास भीतर की ताकत क्या है, हमारे गुण कैसे हैं, स्वभाव कैसे हैं, कर्म कैसे हैं। ये बड़ी चीज़ है। पैसे से आप किसी का अंदाज लगाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। पैसा आज है, आज मालदार आदमी है, कल मालदार नहीं रह सकता। लेकिन जो हिम्मत वाला आदमी है, साहसी आदमी है, साहस तो ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं साहब साहस बहुत था, वो तो ख़त्म हो गया, नहीं साहस ख़त्म नहीं हो सकता। समझदारी आज थी, कल ख़त्म हो गई, नहीं समझदारी ख़त्म नहीं हो सकती। समझदारी बड़ी चीज़ है और वो बहुत दिनों तक टिकी रह सकती है। भीतर वाली दौलत वास्तव में बहुत बड़ी दौलत है। हमारी ज़िंदगी के हिस्से 2, एक बाहर वाला हिस्सा जिसमें हमारा खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, सवारी इत्यादि शामिल है, और एक भीतर वाला हिस्सा जिसमें हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे दृष्टिकोण और हमारी सब चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। वो चीज़ बड़ी है। बच्चियों, घर को संभालने के लिए गृह लक्ष्मी, जैसे कि तुम्हारा नाम दिया गया है, गृह लक्ष्मी का उत्तरदायित्व निभाने के लिए बहिरंग क्रियाकलाप क्या करने चाहिए, इससे पहले व्याख्यान में मैं तुम्हें समझा करके चुका हूँ। बाहर क्या करना चाहिए मैंने तुम्हें बताया था एक दिन कि मेरे हाथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति गढ़ना हो, और मैं अगर मूर्तिकार हूँ तो लक्ष्मी जी के 4 हाथ बनाऊँ, और एक हाथ में बुहारी, एक हाथ में सुई, एक हाथ में साबुन, उसके में लगा दूँ और कहूँ देखो असली लक्ष्मी कोई हो सकती होगी तो ऐसी होगी जिसके हाथ में बुहारी रहती होगी, झाड़ू रहती होगी, साबुन रहता होगा, सफाई रहती होगी। ये मैं ऐसी बना सकता, पर मैं क्या कर सकता हूँ, बना नहीं सकता। बहिरंग जीवन में क्या करना चाहिए, ये पिछली बार मैंने बताया। घर को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, घर में हर चीज़ व्यवस्था से रखनी चाहिए। खर्चे के बारे में तुमको ध्यान रखना चाहिए, खर्चा अनावश्यक रूप से न होने पावे वगैरह। मैंने बहुत सी बातें तुमको बताई थी। आज मैं तुम्हें ग्रह की जीवात्मा के बारे में बताऊंगा। प्राण ज़्यादा कीमती है, हमारा प्राण ज़्यादा कीमती है। शरीर से क्या है, शरीर से एक उंगली कट जाए तो क्या, और एक हाथ कट जाए तो क्या बनता बिगड़ता है। अगर हमारा प्राण निकल गया तो फिर हम मर जाएंगे। और एक कट गया हाथ तो एक हाथ से काम चला सकते हैं,
हाथ की कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारे प्राण की और हमारी जिंदगी की। बच्चियों, गृह लक्ष्मी के जो उत्तरदायित्व है उसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ। एक है उसका कलेवर, जैसा कि मैंने तुम्हें सिखा दिया, और वो चीज़ जो सीखने की हो तुम किसी और से भी सीख सकती हो। मैंने उसका आध्यात्मिकता का पुट लगा दिया था। अगर आध्यात्मिकता का पुट अगर तुम नहीं लगाना चाहो, केवल भौतिक आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहो, तो तुम होम साइंस की किताबें चेक करके पढ़ सकती हो। होम साइंस 9वें दर्जे से प्रारंभ होती है और MSc तक चली जाती है। होम साइंस में भी लड़कियां MSc करती हैं। उसमें क्या सिखाया जाता है? पाक विद्या सिखाई जाती है, शिशु पोषण सिखाया जाता है, परिचर्या सिखाई जाती है, बहुत सी चीज़ें, बेड बनाना सिखाया जाता है, घर के संबंध में कीमती जानकारियाँ पढ़ाई जाती हैं। ये होम साइंस है। मैंने उसमें एक फुट ये लगा दिया था कि हमको आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण रख करके किस तरीके से हम गृह व्यवस्था को चला सकते हैं। हमारी बात थोड़ी सी ऊंची थी, थोड़ी सी जिम्मेदारी की थी, थोड़ी सी शालीन की थी, इसलिए ये मालूम पड़ता है कि ये आदमी कैसे हैं। वहाँ तो आप धोबी के यहाँ से होम साइंस के साथ सीख करके जा सकते हैं, धोबी के यहाँ कपड़े डाले जा सकते हैं। पर गरीबी में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो धोबी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। धोबी जो है केवल धुलाई के पैसे ही मांगता है, उसको नहीं मांगता, कपड़े की जिंदगी खत्म करता है। कपड़े की जिंदगी अपने हाथ से तुम धो करके एक धोती को 6 महीने चला सकती हो, और धोबी के यहाँ तुम जाओगी तो 3 महीने चलेगी, क्योंकि आजकल सोडे का रिवाज नहीं है, साबुन का रिवाज नहीं है। पहले धोबी जाते थे वैसे ही उसमें तालाब में पीट के ले आते थे, अरे भाई बढ़िया धो करके लाना, लाइए साबुन के पैसे। धोबी साबुन के पैसे मांगता था, साबुन लगाता था, धो करके ले आता था। अब कोई साबुन नहीं लगाता, अब तो गंधक का तियाब, शोरे का तियाब पानी में डाल देते हैं, कपड़ा उसमें पड़ा रहता है, बस 4-6 बार जाने के बाद में कपड़ा उसके तियाब में गल के ख़त्म हो जाता है। कितने की थी साड़ी? अरे साहब ये तो 50 रुपये की साड़ी थी। क्या हो गया? ये 3 महीने चली और 25 रुपया उसको धोबी के घर में चले गए। धुलाई के तो 3 रुपये गए, 25 रुपये की कपड़े की ज़िंदगी चली गई, 28 रुपये का धोबी के घर में चला गया। मैंने कहा था तुमसे, तुम चाहो तो इस तरह की ऐसी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए मैंने उसमें शालीनता के दृष्टिकोण पिछली बार लगाए थे, पर मैं वो बता रहा था उसका बाहर वाला स्वरूप, ग्रह को हमको कैसे बनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक और नई बात बताता हूँ आज, कि घर में जिंदगी कैसे पैदा करनी चाहिए, और प्राण कैसे पैदा करना चाहिए, जीवन कैसे पैदा करना चाहिए, और संस्कार कैसे पैदा करने चाहिए। असल में चीज़ यही है। खानदान के बारे में तुमने सुना होगा, ये लड़की कौन से खानदान की है? अरे ये तो वो है, कौन सी? अरे इसका तो खानदान बड़ा खराब है, ये बड़ी अच्छे खानदान की है। खानदान से क्या मतलब है? खानदान से मतलब लड़कियों इस ज़माने में लोग इस हिसाब से लगाते हैं कि ये कान में कोई ब्राह्मण है तो 20 विश्व का है, कि 12 विश्व का है, कि 3 विश्व का है, ऐसे कुछ व्याख्या की जाती है। पर मेरा ऐसा ख्याल है, खानदान का जो बार बार सवाल आता है, वो खानदान इस बात पर टिका हुआ है। खानदान से मतलब ये था कि ये किस कुटुंब से आती है, और जिस कुटुंब से आती है उसके संस्कार कैसे होने चाहिए। बच्चियाँ शक्ल लेके नहीं आती, दहेज लेके नहीं आती, एक और कीमती चीज़ लेकर के आती है जो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता। असल में उस चीज़ का नाम है संस्कार। असल में उस चीज़ का नाम है संस्कार। लड़की कितना दहेज लेकर के आई मैं नहीं जानता, बेटे दहेज तो खत्म हो जाएगा, बस 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लड़की के जेवर में चला जाएगा, कपड़े में चला जाएगा, मिठाई में चला जाएगा, धूम धमाके में चला जाएगा, वो रहेगा थोड़ी। अच्छा, और शक्ल से क्या बात है? शक्ल तो नहीं अच्छी मालूम पड़ती है, रोज़मर्रा के अभ्यास में आने के बाद शक्ल किसी काम की नहीं मालूम पड़ती। ये लड़की हमारी बड़ी अच्छी आई है, ये बहू बड़ी अच्छी आई है, हाँ साहब दिखाना है इसका मुँह, अच्छा साहब मुँह दिखाई के 5 रुपये लो, मुँह दिखाई के 3 रुपये लो, मुँह दिखाई के 11 रुपये लो। बस एक 10-5 दिन देखेंगे मुँह, बस फिर आँख के नीचे ऐसी आ जाएगी, किसी का मुँह उठाने को देखिए, अरे गोरी है काली है, कौन देखता है? जब तक नई बात है तब तक देखते हैं, पुरानी बात हुई, गोरी है तो क्या, काली है तो क्या, वो अभ्यास में पड़ जाती है आँखों के नीचे। गोरी हो तो भी काली है, काली है तो भी गोरी है, कुछ पता नहीं चलता कौन कैसी है। ये भी नहीं पूछता, ये दौरानी गोरी है और जिठानी काली है, कौन पूछता है? जब आई थी ब्याह को तब 2-4 दिन जिक्र हुआ था, अब कोई नहीं पूछता। शक्ल की कोई कीमत नहीं है लड़कियों, शक्ल की कोई कीमत नहीं है। कीमत जिसके के सहारे किसी कुटुंब का विकास होता है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन की गरिमा बढ़ती है, जिससे कि भावी पीढ़ियों का तैयार होती है, और वो कुटुंब जो कि व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है। कुटुंब क्या है? कुटुंब बच्चियों, समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी है।
व्यक्ति कहाँ तैयार होता है? कुटुंब में तैयार होता है। स्कूलों में पढ़ाई होती है? नहीं, स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती। स्कूलों में भूगोल, गणित, ज्योमेट्री पढ़ाया जाता होगा कभी। अब तो वो भी नहीं पढ़ाया जाता। ट्यूशन अगर आप कराएंगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा, ट्यूशन आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा। ये सब हो जाना चाहिए। नहीं, पास नहीं होता। 45 मिनट के लिए लेक्चरर आते हैं, कोई डाल गया नमक, कोई डाल गया मिर्च, ये तरीका, ये कोई विलक्षण नहीं, समझ में नहीं आता। हमारे ज़माने में तो एक मास्टर रहता था, पहले दर्जे का एक, दूसरे दर्जे का एक। पहले दर्जे को सब पढ़ाता था, सवेरे शाम तक। हिसाब भी पढ़ाता था, भूगोल भी पढ़ाता था, इतिहास भी पढ़ाता था, सवेरे शाम तक पढ़ाता था। बेचारा पहले दर्जे का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर था। अब तो सबके सब फेल हो जाएं और सबके सब मास्टरों की तरक्की हो जाएगी। हमने तो ठीक पास कर लिया, हमने तो ठीक करा दिया, हमने तो ठीक करा दिया। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। गैर जिम्मेदारी के तरीके स्कूलों में चलते हैं बेटियों। इस ज़माने में तो स्कूलों में पढ़ कर के कोई लड़का पास भी नहीं हो सकता। और संस्कार से क्या मतलब है? आप ये सब संस्कार स्कूल में आएगा नहीं बेटे। स्कूल से संस्कार का कोई ताल्लुक नहीं, कतई ताल्लुक नहीं है। मास्टर आते हैं मशीन के तरीके से, टेप रिकॉर्डर की तरीके से, ग्रामोफोन की तरीके से, और अपनी गिनी गांठी बातें, बनी बनाई बातें, तैयार किए हुए नोट्स बस बता करके रफू चक्कर हो जाते हैं। इसे कोई बात बनती नहीं है। कहाँ से शिक्षण, कहाँ से प्रारंभ होता है? शिक्षण बच्चियों घर के स्कूल में से प्रारंभ होता है। घर का स्कूल। कई आदमी इस तरह की मुझे खबर लेकर के आते हैं, ये कहते हैं हम तो अपने बच्चे को 400 रुपया महीना खर्च करके देहरादून के पब्लिक स्कूल में भर्ती करने जा रहे हैं। मैं उनको अक्सर मना करता रहा हूँ, और मैंने ये कहा हूँ, बेटे तू 400 रुपये अपनी मिट्टी में क्यों फेंकता है, कूड़े में क्यों फेंकता है? यहाँ तो ये एटिकेट तो ज़रूर पढ़ा दिया जाएगा। प्लीज़ के कपड़े कैसे होने चाहिए, और चम्मच से रोटी कैसे खानी चाहिए, और थैंक यू वेरी मच कैसे कहना चाहिए। ये बात तो सब सिखा देंगे, लेकिन संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार कौन सिखाएगा? वह नौकर चाकर रहते हैं, बैरे खानसा में रहते हैं। बैरे खानसा पर कौन से संस्कार होते हैं? संस्कार मोहब्बत के साथ साथ में फैलाए जाते हैं। मोहब्बत के साथ साथ में फैलाए जाते हैं। मोहब्बत के बिना संस्कार कोई नहीं फैलाया जा सकता। ये सब हम सिखाएंगे? नहीं बेटे, कोई सिखाता है, सिखाए नहीं जाते। संस्कार प्यार से सिखाए जाते हैं। इसलिए प्यार के वातावरण में जो शिक्षाएं गुण कर्म स्वभाव की दी जाती हैं, असल में शिक्षण वही है। तो मैं हर एक से कहता रहा हूँ कि हमेशा अगर आपको अपने कुटुंब को शिक्षित करना हो, तो संस्कारी बनाना हो, तो आपको ये तैयारियां करनी पड़ेंगी कि आपके घर का वातावरण कैसे होना चाहिए। यही प्राण है, यही खानदान है। शिक्षा की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से उस कुटुंब के जैसे व्यक्ति रहते हैं, असल में बस चीज़ वो है। घर में रेडियो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई खास बात नहीं है। कल अखबार में आ जाएगी, न्यूज़ पढ़ लेना। नहीं साहब रेडियो होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है बेटी, मैं कब मना करता हूँ, नहीं अच्छी बात है। चीज़ें घर में ज़्यादा हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें न हो तो क्या बनता बढ़ता है। असल में समाज को ऊंचा उठाने के लिए भी हमारे जो व्यक्ति बन करके आते हैं, जिस छावनी में से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो हमारी घरों की छावनी होती है, जिसमें समाज के निर्माण करने वाले व्यक्ति बन करके आते हैं। व्यक्तित्व, निजी जीवन जो विकसित होकर के आता है, वो हमारे कुटुंब में से बन के आता है। जो कुछ भी हमारे संस्कार बनते हैं, उसकी 80% जिम्मेदारी हमारे कुटुंब के वातावरण की है। बच्चियों, मैं तुमसे ये कह रहा था कि समाज के निर्माण करने में तुम्हारा योगदान बड़ा ठोस हो सकता है। कुछ लोग हमारे जैसे आदमी तो व्याख्यान दे आते हैं, यहाँ व्याख्यान दे आए, वहाँ व्याख्यान दे आए, हम किसी का व्यक्तित्व नहीं बना पाते। उनका व्यक्तित्व बना पाएंगे? संपर्क में तो कोई रहता ही नहीं है। स्पीच देने चले जाते हैं, सभा में जा बैठते हैं, मंच में जा बैठते हैं, लाउड स्पीकर पकड़ लेते हैं, धकाधक फकाफक बोलते चले जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? जानकारी मिल जाती है लोगों को थोड़ी सी, कोई बन जाता नहीं, कोई नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बनाने के लिए संपर्क बहुत ज़रूरी है, समीप रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने ज़माने में गुरुकुलों की पद्धति थी, और गुरुकुलों की पद्धति की विशेषता ये थी कि विद्यार्थी मास्टरों के साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ हंसते थे, साथ साथ बोलते थे, साथ साथ सोया करते थे, साथ साथ जिंदा रहते थे और मरते थे। इसीलिए वो जो थी बोर्डिंग कम स्कूल, ऐसा होगा तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि शायद स्कूल से भी कुछ काम चले। आज तो कुछ है नहीं। आज तो वैसे स्कूल, ऐसे विद्यालय, ऐसे गुरुकुल हमको अपने घरों पर बनाने पड़ेंगे जिसमें कि ढलाई हो सके। ढलाई का, लोहे की ढलाई, ये क्या चीज़ है साहब? ये है आयरन फाउंड्री। इसमें क्या होता है? ढलाई होती है। अच्छा साहब, ढलाई होती है? हाँ, ढलाई होती है। ढलाई बड़ा काम है। ढलाई के लिए ठप्पे बनाने पड़ते हैं, मिट्टी बनानी पड़ती है, जाने क्या क्या बनाने पड़ते हैं।
तुमको अपना कुटुंब ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ढलाई होती चली जाए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें ढलती ही चली जाए, ढलती हुई चली जाए तो मज़ा आ जाए। क्या क्या करना पड़ेगा इससे? यदि अपने कुटुंब में एक प्राणवान वातावरण पैदा करना पड़ेगा। प्राणवान वातावरण, प्राणवान वातावरण की क्या विशेषता है? पंचशील के लिए मैंने एक दिन आपको आध्यात्मिक पंचशील के बारे में बताया था। ये बताया था कि एक नई दुनिया बनाना, एक अंशदान करना, ऐसे मैंने एक दिन 5 बात बताई थी। आज भी मैं आपको 5 बातें बताने का इच्छुक हूँ कि किसी कुटुंब में, किसी कुटुंब को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए 5 बातें निहायत ज़रूरी हैं। 5 बातें आप सिखा लेंगे बस तो फिर सब काम बन जाएगा। फिर ये समझना आपका कुटुंब बहुत अच्छा बन जाएगा। कुटुंब में सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, कौटुंबिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में संस्कारों का डालना, संस्कारों का तैयार करना 2 औजारों के आधार पर तैयार होता है। आपने राज को देखा है, इमारत बनाने वाले को, उसके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कन्नी और एक होती है वसूली। कन्नी वसूली किसे कहते हैं? कन्नी पेटी उसे कहते हैं कि जिसमें ईंट को काट करके और तोड़ करके तोड़ने का कन्नी हो। वसूली उसे कहते हैं जो ईंटों को तोड़ने का, काटने का काम करती रहती है। और कन्नी पेटी उसे कहते हैं इसमें सीमेंट रख करके ईंट पर ईंट को चिपक देते हैं, चिपड़ देते हैं, ऊपर से दूसरी ईंट चिपका देते हैं, कन्नी से ठोक देते हैं। तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ हो गई, बिल्कुल खिलाफ है। कन्नी का काम है तो तोड़ फोड़ करना, और वसूली का काम है तो तोड़ फोड़ करना, और कन्नी का काम है चिपकाना। 2 काम हो गए ना, एक दूसरे के विरोधी हो गए ना। हाँ बेटी, बिल्कुल विरोधी हैं, पर चाहिए दोनों ही। दर्जी की दुकान पर तुम जाओ, दर्जी की दुकान पर जरा देख कर के आओ क्या क्या हो रहा है। दर्जी के हाथ में 2 हथियार दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे? एक तो सुई दिखाई पड़ेगी, एक कैंची दिखाई पड़ेगी। कैंची क्यों? कैंची इसलिए कि वो कपड़े को काटता है, सब काटेगा, सब काट डालेगा। और सुई से कटाई गोसियाँ करता है। 2 काम करने पड़ते हैं दर्जी को। अगर एक ही चीज़ हो दर्जी के पास, केवल सुई हो तो नहीं चलेगा, और उसके पास कैंची हो तो भी नहीं चलेगा। दोनों की ज़रूरत है। किसी कुटुंब को बनाने के लिए, व्यक्ति को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए 2 तरह के हथियार और औजार हमारे पास चाहिए, अर्थात 2 दृष्टिकोण हमारे पास चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की। सुधार और प्यार दोनों का संतुलन अगर आप मिलाए रहेंगे तो आप अपने कुटुंब के लोगों को ठीक बनाए रहने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। एक हथियार आपके पास होगा तो आप किसी को चौपड़ करके फेंक दें। अगर आप केवल सुधार की बात कहेंगे, जब देखो तब गाली, जब देखो तब पिटाई, जब देखो तब निंदा, जब देखो तब गाली, जब देखो तब पिटाई, जब यही काम करते रहेंगे आप, दोष बताना, हमारा लड़का तो बड़ा खराब है, साहब हमारी औरत तो बड़ी बदतमीज है। जब मुंह में से देखो बदतमीज कहते जाओगे तो आपका लड़का 2 कौड़ी का हो जाएगा और आपकी औरत आपकी बागी हो जाएगी और आपकी खून की प्यासी हो जाएगी। आप निंदा करना जानते हैं? निंदा करना सुधार के लिए, गलती बताना, ये भी ठीक है, ये सही है। और वो भी सही है कि आदमी को मुनासिब प्यार की आवश्यकता है। मुनासिब प्यार चाहिए और मुनासिब सुधार चाहिए। बच्चे को आप अनावश्यक प्यार देंगे तो आपके बच्चे का चौपट हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे, और ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो आगे जा करके किसी काम के नहीं रहेंगे। नहीं साहब हमारा बच्चा काम नहीं करेगा। अच्छा क्यों? हमारे साहब बड़े नौकर चाकर हैं और ये काम नहीं कर सकता। अच्छा और क्या करेगा? हमारे बच्चे तो बड़े आदमी के बच्चे हैं, जेब पर चाय जितना लेंगे उतना ही हम दे देंगे। अच्छा दे दे तू भली से, देखना फिर क्या होता है। थोड़े दिन बाद देखना कि ये बच्चे तेरे ऐसे वाहियात, ऐसे निकम्मे, ऐसे बेहूदे और ऐसे बदतमीज साबित होंगे कि इनका सत्यानाश हो जाएगा। और सत्यानाश करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हमेशा प्यार के नाम पर बच्चों को तबाह करते रहते हैं। ये तबाही है बेटे। अनावश्यक प्यार, अंधाधुंध प्यार, बेहिसाब प्यार, बेसिलसिले का प्यार, ये भी एक बड़े नुकसान की चीज़ है। आपको एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण लेकर के आप चलेंगी नहीं तो फिर आप किसी कुटुंब को नहीं बना सकती और किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती। जहाँ तक अच्छाई की बात हो, प्रसन्नता की बात हो, आप जी खोल के प्रशंसा करना सीखिए। और जहाँ कहीं भी सेवा सहायता की आवश्यकता हो, भरसक आप सेवा सहायता करने में रखिए। लेकिन जहाँ इस बात की आवश्यकता पड़े, एक गलती की जा रही है, गलती हो रही है, वहाँ आपको टेढ़ी आँख निकालने का भी हिम्मत होनी चाहिए और ये कहना चाहिए आप गलती करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना ठीक नहीं है। तो फिर आप गुरु जी लड़ाई लड़ना सिखाते नहीं बेटिए, मैं लड़ाई लड़ना नहीं सिखाता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ
प्यार के साथ, समझदारी के साथ, तर्क और दलील देते हुए भी हम दूसरों से लड़ाई कर सकते हैं। लड़ाई से, जिसको झगड़ा कहते हैं, झगड़ा शुरू वहाँ होता है जब हम किसी के अहम के ऊपर पहुँचाते हैं चोट। जब आदमी तिल मिलाता है, किसी के सम्मान को आप नुकसान करते हैं, आप सम्मान के को पहुँचाते हैं चोट। आदमी सम्मान को चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैर की ठोकर को बर्दाश्त कर सकता है, पर आप किसी के स्वाभिमान पर, सम्मान पर जब मारेंगे चोट तो आदमी तिल मिला जाएगा। सुधार के मामले में, गलती बताने के मामले में उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी कि आप किसी को अपमानित करते हैं। अपमानित करना बात अलग है, गलती बताना बात अलग है। गलती मोहब्बत के साथ, तर्क के साथ, दलील के साथ, कंधे पर हाथ रख करके, सिर पर हाथ फैलाते हुए, अकेले में, कान में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप गलती बता सकते हैं और ये कह सकते हैं भाई साहब हम और आप मित्र हैं और हम ये चाहते हैं कि आप ये गलती करेंगे तो इसमें इस तरह की जोखिम हो सकती है, इस तरह का नुकसान हो सकता है, इसलिए अच्छा ये है कि आप इस गलती को सुधार पाएँ तो अच्छा है। ठीक है, अब इसी वक्त हम ये हुक्म थोड़ी दे रहे हैं कि अभी आज ही बंद करना पड़ेगा। कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना ज़रूर है। अगर आप हमारी प्रार्थना को सुन सकते हो तो आपको ये बातें बंद करनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। इस तरीके से समझदारी से आप बराबर हंसते हुए, बिना आंखों पर तरेर लाए बिना गुस्सा लाए बिना देश भाव पैदा किए बिना दूसरे के अहम को चोट पहुंचाए बिना, अगर आप शराफत के साथ, सज्जनता के साथ दूसरों को समझा सकते हो तो वो आपके समझाने का तरीका कारगर साबित होगा और उससे आपका उद्देश्य जरूर पूरा हो जाएगा। जरूर तो लड़ाई से नहीं हो जाता है। आप सही बात नहीं बनाते हैं, गलत तरीके से कहते हैं, बस गलत तरीके से कहने से वो बन जाता है स्टेज पॉइंट। लड़के को कहा तो आपने सीधी बात, लेकिन कहीं इस ढंग से कि लड़की को गुस्सा आ गया, बस अब वो गुस्से मुख्य है। क्या कहा वो लड़का भूल गया, नहीं साहब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप जाइए जो करना हो तो कर लीजिए। बात अच्छी कही थी, समझदारी कही थी, लड़का सहमत भी था उससे, उसको मानना चाहिए था, पर चूंकि आपने उसको तिलमिला दिया और उसका अपमान कर दिया और आपको उसको झल्ला दिया, अब बस वो नहीं करेगा आपके काम। ये ध्यान रखिए। सुधार का हथियार चलाने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत है। ये डंडे की तरीके से और ढेले की तरीके से नहीं फेंका जा सकता। सुधार की दृष्टि से किसी आदमी के साथ में जो कड़ाई बरती जाएगी वो बहुत होशियारी से, बड़ी जिम्मेदारी से होनी चाहिए। कभी देखा है आपने, माँ अपने बच्चे को मारती है, कभी किसी माँ को बच्चे को मारते देखा है? अब तो ये मार दूंगी जान से, अब तू ऐसा अच्छा है, ऐसा बदमाश हो गया है, सारे सामान फेंक देता है और ये नहीं कहता अच्छा ठहर जा, मारती हूँ, अच्छा ठहर जा, मारूंगी। तो बच्चा डर लगा है, ठहर जा, ऐसा मारती है, ऐसे मार दे जैसे हाथ उठाती है वैसे ही मार देता हो तो बेटी कान फूट जाएगा बच्चे का। एक चांटे में बच्चे की जान निकल जाएगी और दूसरा चांटा खाने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। जैसे गुस्से आ रहा था, जैसे हाथ उठा रही थी और देसी धमकी दे रही थी, उसी ताकत से मार दे कि बच्चे को क्या होता है, जान निकल जाएगी, बचेगा नहीं। तो क्या करती है माँ ये कहती है, धमकाने की बात ध्यान रखती है, उनको धमका रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखती है कि इसको हमको प्यार भी करना है, इसको जिंदा भी रखना है, इसको डराना भी नहीं है, तो इसलिए तौल नाप के मारती है। गुस्सा तो किया जा सकता है, कड़ुए वचन भी बोले जा सकते हैं, सुधार के लिए कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, पर वो नाप तौल के उठाए जाने चाहिए, तुले हुए होने चाहिए और नपे हुए होने चाहिए। नपे हुए और तुले हुए कड़ुए वचन बोलना, सुधार की शिक्षा देना, सुधार के लिए जो भी हथियार आवश्यक हो उनको इस्तेमाल करना हो तो आप ये ध्यान रखिए, उसके ऊपर धार रखी हुई हो मोहब्बत की, शुभकामना की, हित चिंतन की, उसके भीतर द्वेष न हो, उसके भीतर आपका अहम काम न कर रहा हो, उसमें आपने दूसरे के लिए तिरस्कार न पैदा किया हो। ये तीन बातें आपने ध्यान में रखी होंगी, आप सलाह देने के अधिकारी। और जो आदमी आपका कहना नहीं मान रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके कहने की वक़्त करेगा। ठीक है, किसी कारणवश उस वक्त आपकी बात को नहीं माने पर अपने विचार जरूर करेगा और धीरे धीरे ये कायक या धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेगा और आपकी सफलता किसी के दर जरूर मिल जाएगी। और आपने ऐसे हथियार बनाया है तब। घर को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दो औजार अपने पास तैयार रखने चाहिए। एक प्यार के पास हमारे पास कमी न हो और कंजूसी न हो, हम प्यार की दृष्टि से कृपण न हो, हम मीठा बोलने की दृष्टि से कृपण न हो, हम किसी को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कृपण न हो, हम प्रशंसा करने की दृष्टि से कृपण न हो, हम किसी की सहायता करने और मदद करने की दृष्टि से कृपण न हो। उदारता हमारे पास पूरी की पूरी होनी चाहिए, लेकिन
जहाँ तक देखभाल का संबंध है वहाँ तक हमको कड़ाई की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। कड़ाई के बिना भी कुछ काम चलता नहीं है। मनुष्य की समझदारी को हम प्यार से समझा करके, कथा से, गीता से, रामायण से हम समझा सकते हैं। लेकिन बहुत से वक्त ऐसे आते हैं, बहुत से अवसर ऐसे आ जाते हैं जब हमको धमकाना पड़ता है। तो सब धमकाने में क्या करना चाहिए, एक बड़ा सा लोहे का डंडा ले लिया और मार लगा, अरे महाराज जी ऐसे तो मर जाएंगे, हाँ ऐसे तो सब मर जाएंगे, ऐसे मत मानना। कई हथियार हैं जो सुधार के लिए काम में लाए जा सकते हैं। मसलन समझाने के बाद में नाराज हो जाना। नाराज हो जाने के क्या तरीके हो सकते हैं, नाराज होने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें बोलचाल में कमी भी हो सकती है, आँख से आँख न मिलाने में भी कमी हो सकती है। बातचीत तो कर रहे हैं, पहले जो आँख से आँख मिलाते थे और पहले जो हंस के बात करते थे, अब हम हंस के बात नहीं करते और आँख से आँख नहीं मिलाते। जान लेता है सब उदास हो गए, हमसे नाराज हैं, कोई न कोई बात नहीं। हथियार है, हाँ बेटे हथियार चला रहे हैं, इसके ऊपर डंडे लगा रहे हैं इसमें हम, क्योंकि ये समझता है कि अब ये नाराज हैं, उपेक्षा हैं, आँख से आँख नहीं मिलाते। जो बात कहते हैं वो नीचे की तरफ मुँह करके कहते हैं और जवाब तो दे देते हैं बट टेढ़ा मुँह करके दे रहे हैं। ये भी हथियार है, हाँ बेटी ये भी हथियार है, ये भी हथियार है। असहयोग भी हथियार है। गांधी जी ने स्वराज्य के आंदोलन में सन 21 का जब आंदोलन चलाया था तब असहयोग का आंदोलन चलाया था, नॉन कॉपरेशन। उन्होंने कहा भाई हम सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा, हम तुम्हारे काम में मदद नहीं करेंगे। अंग्रेजों से कहा था तो सर इससे क्या हुआ, इससे बड़ा नुकसान होता है। और इससे भी अंग्रेज जी बोल गए थे। आगे जाकर के कांग्रेस के पास ताकत आई तो दूसरे हथियार उन्होंने काम में लाए। तब दूसरे हथियार काम में लाए, तब उन्होंने सत्याग्रह इस्तेमाल किया। अपनी ताकत भी तो होनी चाहिए सामने वाले से टक्कर मारने की। उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस के पास ज़्यादा ताकत हो गई है तो उन्होंने रुकावट डालना, रोकेंगे, आपको ये काम नहीं करने देंगे, शराब नहीं बेचने देंगे, न ये काम करेंगे। सत्याग्रह शुरू किया। असहयोग अलग था, सत्याग्रह अलग था, फर्क है, आप समझिए। इसके बाद में फिर आ गया वक्त, फिर आ गया सन 42 का आंदोलन आ गया। उसमें और भी तीखापन लग गया, डू एंड डाई, करो और मरो वाले सिद्धांत बता दिए गए। तीखापन और गर्मी इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि हमारी अपनी कुव्वत क्या है, हमारी अपनी ताकत क्या है, और सामने वाले को हम नवा सकने में और झुका सकने में कहाँ तक सफल हो सकते हैं। इसीलिए सुधार के मामले में असहयोग से लेकर के रुखाई तक, न बोलने से लेकर के सलाह मशवरा देने में कमी कर देने, बात करने में कमी कर देने तक बहुत से तरीके हैं। खाना कम खाने से लेकर के और भी बातें भी हो सकती हैं जिनकी वजह से हम ये कर सकते हैं कि सामने वाले को ये मालूम पड़ा कि हम इनका कहना नहीं मानते, सुधार की बात नहीं मानते, तो हमारे घर में नाचवागी पैदा होती है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। क्या तरीके हो सकते हैं सुधार के लिए, तब मैं बताऊंगा पीछे। अब इस समय तो बताने का वक्त नहीं है, इस समय तो बच्चियों में तुम्हें ये बताता हूँ कि सुधार के लिए प्यार और सुधार, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की, एक आंख विरोध करने के लिए, समझाने के लिए,